दोस्तों अगर आप एक बाइक परचेज करने का प्लान कर रहे हैं और देख रहे हैं भाई 250 सीसी की बाइक और आपके मन में डाउट है कि पल्सर N250 जो है वो आपके लिए कैसी रहने वाली है, तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसका एक ओनरशिप रिव्यू। बाइक के ओनर से मिलेंगे और जानेंगे कि भाई उन्होंने पल्सर N250 को क्यों परचेज किया, क्योंकि आपको पता है कि जब आप शोरूम पे जाते हैं बजाज के तो वहाँ पे N160 परचेज करने के लिए तो अक्सर आपको N250 जो है वो बेच दी जाती है। तो भाई N250 परचेज करने के बाद कैसा उनका एक्सपीरियंस जो है वो रहने वाला है, कैसे चल रही है बाइक, क्या कमियां लगी, क्या अच्छाइयां लगी, ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करेंगे, माइलेज वगैरह जानेंगे, सर्विस वगैरह जानेंगे। बाइक को अच्छे से यूज़ कर चुके हैं तो मतलब आपको एक बेहतरीन वाला ओनरशिप रिव्यू जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो मिलवाते हैं सबसे पहले भाई से। सब भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। विजय यादव नाम है मेरा। तो विजय भाई का एक ओनरशिप रिव्यू हम पहले भी कर चुके हैं, बट क्योंकि अब बाइक जो है जब हमने ओनरशिप किया था तो उस टाइम करीब 3000 चली थी। हाँ, लगभग इतना था। फर्स्ट सर्विस हुआ था उसका। और अभी कितना चल चुकी है? अभी 6500 किलोमीटर चल चुकी है टोटल। और कितनी सर्विस हो गई होंगी? दो सर्विस ही हुई है, अभी तीसरी नहीं हुई है। ठीक है, तो मतलब एक्सपीरियंस के अंदर कुछ अपडेट जो है ज़रूर से आया होगा। ऑफ कोर्स। और बनाने का रीज़न बता देता हूँ इस वीडियो को, क्योंकि भाई ने कुछ और अपडेट इस गाड़ी के अंदर कराए हैं, बाइक के अंदर कराए हैं, उसकी बात करेंगे कि वो अपडेट कराने के बाद एक्सपीरियंस कैसा है। ओके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि खरीदने की बात तो हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी, हाँ। वो बात यहाँ नहीं करेंगे। कितने की ऑनर कॉस्ट करी थी आपको ये? 1.5 लाख की थी वो, मैंने भी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। ठीक है, फ्लिपकार्ट से परचेज किया था भाई ने, डिस्काउंट वगैरह मिल गया था। हाँ। ये बताइए कि बाइक चलाने में कैसी है? मस्त, जैसा लास्ट टाइम बताया था वैसा ही है। कुछ इश्यूज आए हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि 6500 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ मैं और लॉन्ग राइड भी किया है मैंने, इससे सारा फीडबैक मैं भी आपको बताता हूँ। तो जो मुझे अभी तक बाइक का राइडिंग एक्सपीरियंस है वो तो अच्छा रहा है, हाईवे पे भी और सिटी में भी। तो बात करते हैं सिटी में थोड़ा सा इसका जो वेट है वो थोड़ा सा हैवी फील होता है, वो मुझे फील होता है क्योंकि मेरा ऑलरेडी वेट कम है। बाकी हाईवे पे कोई भी वेट का इशू नहीं होता, लाइट वेट फील होती है हाईवे पे। और अगर सिटी में हम जैसे ट्रैफिक में मनोवर करते हैं तो थोड़ा सा टर्निंग रेडियस की वजह से दिक्कत होता है, लाइक जैसे N160 में होता है? जैसे N160 में आपको दिक्कत होती है वैसे N250 में भी होता है, क्योंकि दोनों का रेडियस है ना, टर्निंग रेडियस ज़्यादा है और ट्रैफिक में अगर कट मारना हो तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। बाकी सिटी में कोई इशू नहीं होता। अगर ओवरटेक करना हो तो इसमें पावर और टॉर्क बहुत ज़्यादा है, आप इजीली ओवरटेक कर सकते हैं। तो अभी तक आप मैक्सिमम स्पीड की मैं बात करूँ कितना लेके गए होंगे इसको? मैक्सिमम स्पीड अभी तक मैं 135 के अराउंड ही लेके गया हूँ, इससे ऊपर अभी तक नहीं लेके गया हूँ। तो आपने जैसे पीक समर में इसको यूज़ किया है मेरे हिसाब से, तो हीटिंग वगैरह का इशू जो है वो आपने फील किया? हाँ, मैंने जैसे कि इसको पीक समर में यूज़ भी किया और लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके गया हूँ, तो मुझे हीटिंग एज सच ज़्यादा इरिटेशन वाला नहीं है, ओवर हीट नहीं कह सकता मैं उसे, बट हाँ नॉर्मल वार्म होता है, फील होता है शूज़ पे, इतना है। ठीक है, मतलब गर्म तो भाई इंजन होता ही है। हाँ, गर्मी में तो 250 सीसी इंजन है। तो नॉन अपना जो हीटिंग है वो एक तरीके से कहा जाए तो वो अपना मेंटेन है, बताएं मतलब कि डील ब्रेकर नहीं है और ना ओवर हीटिंग भी नहीं है कि इंजन चेक लाइट नहीं आएगा। और बात करें वाइब्रेशन वगैरह की तो वो आप फील करते हैं? हाँ, वाइब्रेशन नहीं है। 100 की स्पीड के ऊपर जाता हूँ तो थोड़ा सा फील हो सकता है, बट उससे पहले तो नहीं है। उससे पहले नहीं है। जैसे हम बात करें ज़्यादातर आपकी रनिंग सिटी में होती है या हाईवेज पे रहती है? सिटी में है मेरा, सिटी में होती है। दिल्ली में। बाकी सिटी की अगर मैं बात करूँ तो सिटी में ज़्यादातर आपकी रनिंग रहती है। सिटी में चलाने में आपको लगता है कि हाँ यार इससे छोटी सी चीज़ लेनी चाहिए थी, मतलब ऐसा कभी फील किया आपने? नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी ट्रैफिक में फील होता है कि हैवी फील होती है, तो बाकी इसके अलावा कभी फील नहीं होता मुझे। मैंने सुना है इसका मतलब थोड़ा सा पावर ज़्यादा है तो संभालने में थोड़ी दिक्कत आती है। नहीं, ऐसा नहीं है, समझ जाती है आराम से। थोड़ा सा है पावर ज़्यादा, बट वो ये ना धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी ना। अब 6500 मैंने चला चुका हूँ तो मुझे अब आदत हो चुकी है इसकी पावर की, सब कुछ की। मतलब कि इस टाइम पे आप पूरा इससे हैबिचुअल हो चुके हैं? हाँ, हैबिचुअल हो चुका हूँ। माइलेज वगैरह की बात कर लेते हैं तो सिटी में क्या माइलेज निकाल लेंगे? अराउंड 35 तो मेरा हमेशा फिक्स है, मिनिमम 35 रहता ही है। अभी मैंने फिलहाल मीटर पे भी देखूंगा तो मैं 35 शो हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी बहुत ज़्यादा मतलब रफ राइडिंग करी है इस पेट्रोल, जब मैं रिफिलिंग करवाई है मैंने। और नॉर्मली मुझे 35 से 37 के बीच में मुझे सिटी में माइलेज देता है। ये विद E20 के साथ ही। कभी प्योर पेट्रोल या फिर? नहीं, अभी तक मैंने पावर या प्योर नहीं डलवाया अभी तक। ठीक है, क्योंकि प्योर मिल भी नहीं रहा है। बाकी बात करें अगर हाईवे वगैरह की, तो हाईवे वगैरह में क्या रहा होगा माइलेज का एक्सपीरियंस? हाईवे का जो माइलेज है मेरा, मैंने अभी एक ट्रिप करी थी 750 किलोमीटर की, दिल्ली से कनातल और रिटर्न की। तो उसमें जो मेरा दिल्ली से ऋषिकेश तक का था 50 का माइलेज था। फिर जब मैंने लगभग 100 किलोमीटर पहाड़ों पे भी राइड करी थी तो ओवरऑल जो 750 किलोमीटर मुझे मिला था राइड, मैंने टैंक टू टैंक चेक किया था तो 44 का माइलेज मिला था विद पिलियन। ठीक है, देखो भाई माइलेज ना यहाँ पे मैं आपको नोटिस कराना चाहूँगा, माइलेज जो है इसका काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन है। कोई बंदा आपको 25 का माइलेज भी क्लेम करता है वो मिलेगा, कोई कहेगा 40 पार ही माइलेज मिल जाता है। मेन राइडिंग के ऊपर है। अगर आप फर्स्ट गियर पे या फुल हाई रेड लाइन कर रहे हो, सेकंड गियर पे भी रेड लाइन करो तो माइलेज ऑफ कोर्स वो 30 से नीचे ही रहेगा। मैं रेड लाइन इतनी जल्दी करता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक इसका टॉप स्पीड भी चेक नहीं किया है। स्मूथ चलाता हूँ, 4000 to 6000 RPM के बीच में रहता है और मुझे बेस्ट माइलेज मिलता है। जो आपको परफॉर्मेंस मिल रही है बाइक से, जो पावर मिल रही है, उसके हिसाब से कहा जाए जो माइलेज आपको मिल रही है वो सेटिस्फैक्ट्री है? बेस्ट है मेरे लिए तो, क्योंकि जो इसका माइलेज है, मैंने हाईवे पे 125 सीसी की पल्सर भी लेके गया हूँ तो उसका मुझे उसने 45 का माइलेज दिया था
लेकिन उसकी स्पीड मैंने 90 to 100 रखी थी। इसकी थोड़ी स्पीड मैंने 80-85 रखी थी, 85 के अराउंड था, तो मुझे इसने 50 का माइलेज दिया था। ठीक है। तो एक माइलेज स्पीड में होगी इसकी satisfied। कोई के मतलब इस स्पीड पे ये बहुत ही आराम से काम फील कराती हाँ, है। ये क्या होगी? 90 की स्पीड के अप्रोक्स चलो, 85-95 की स्पीड में बहुत ईजी अगर आप चलेगी। क्रूज कर रहे हैं तो। क्रूज कर रहे हो तो अगर 100 से ऊपर जा रहे हो तो आपको खुद बॉडी में थकान से फील होगी, जी। क्योंकि हाई स्पीड हो जाती हो। लाइट्स की बात करें, नाइट टाइम में रिस्पॉन्स वगैरह कभी चेक करने का मौका हाँ। लगाओ, कैसा है? अच्छा है, बेस्ट है, क्योंकि प्रोजेक्टर लैंप है। N160 और N250 का लाइट बहुत बेस्ट है। भाई इसके जो ऑनर्स है ना, इसकी लाइट से कभी भी निराश नहीं होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा लगवाते भी नहीं। हाँ, अभी आप देखोगे मेरे इस बाइक में कुछ भी लाइट वगैरह मैंने नहीं लगवाया। डुअल चैनल एबीएस आता है, हाँ, कैसा परफॉर्मेंस है? फ्रंट बेस्ट है, रियर मतलब फ्रंट से कंपैरिजन करूँ तो 60% है। 60% है। हाँ, फ्रंट से कंपैरिजन कर रहा हूँ, ब्रेक रेशियो नहीं बता रहा, वीक है, मतलब रियर का मेरे अकॉर्डिंग तो वीक है। मतलब फ्रंट लगाओगे ज़्यादा अच्छी क्रिस्प बाइट मिलेगी, रियर वाला थोड़ा सा उससे कम रिस्पॉन्स हाँ, देगा, बट देगा। देगा, लेकिन कम है। रिस्पॉन्स का ओवरऑल कहा जाए तो ऐसा है कि आप हाई स्पीड में कभी हाई स्पीड ब्रेकिंग करते हैं तो आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी। हाँ, रहती है कंट्रोल में अभी तक, तो मतलब कॉन्फिडेंट रहता है अभी तक बाइक पे, Confidence क्योंकि मेन है कि ना एक्सपीरियंस हो चुका है। 6 मंथ, ऑलमोस्ट 7 मंथ हो चुके हैं, तो एक्सपीरियंस हो गया इस बाइक का, तो मुझे अब मेरे कंट्रोल में रहती है बाइक। मुझे याद आ रहा है कि लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाई थी तो भाई के साथ एक इशू आ रहा था, डिस्क ओवरहीट का। डिस्प्ले ओवर हीट हो रही थी, वो अभी भी है, सही बताऊँ तो वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। मैं सर्विस सेंटर भी गया था, तो उससे रिजॉल्व नहीं, वो कह रहे नॉर्मली यूज़ होता है तो इतना हीट होता है, बट वो हीट होकर 5 से, जैसे मैंने 5 मिनट बाइक खड़ी कर दी तो वो वापस से कोल्ड हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है ठीक है। टेम्परेचर। तो मतलब उससे कोई ब्रेकिंग में इफेक्ट पड़ रहा है आपको? जैसे लॉन्ग राइड कर रहे हो 150-200 किलोमीटर, तो कंटिन्यू राइड कर रहे हो, तो जैसे लास्ट में 1 आवर 2 आवर्स कर लिया तो फिर थोड़ा सा ब्रेकिंग ऐसा लगता है वीक फील हो रहा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ब्रेकिंग टाइम पे, और उस टाइम पे थोड़ा सा हीट होने के कारण ब्रेकिंग आपका वीक फील होता है। ठीक है। थोड़ा सा खर्चे और मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बाइक जो है ना थोड़ा सा आपको लगेगा कि N250 जो बाइक है वो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे ना काफ़ी इकोनॉमिकल आपको फील होगी। बट देखते हैं भाई कैसा रहता है परचेज करने के बाद का एक्सपीरियंस, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कैसी है मतलब। मेंटेनेंस आप माइलेज में देखा जाए तो मैंने आपको बता दिया, सिटी में 30-35 मान के चलो, हाईवे पे 45 मेरे अकॉर्डिंग ले लो। और सर्विस कॉस्ट की बात करूँ, फर्स्ट सर्विस कॉस्ट मेरा 700-800 कुछ रुपये का आया था, एग्जैक्ट 824 रुपये का था। ठीक है। ठीक है, मैं एग्जैक्ट आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगा, आप लगा देना। और सेकंड सर्विस में मैंने क्या वहाँ से सिर्फ ऑयल टॉपअप नहीं करवाया था, क्योंकि सेकंड सर्विस बजाज करता है, ऑयल टॉपअप करता है, चेंज नहीं करता है, क्योंकि इनका बजाज का है कि बजाज का इंजन ऑयल 10,000 किलोमीटर तक चलेगा। रिप्लेसमेंट जो वो है 10,000 किलोमीटर का। तो सेकंड सर्विस में मैंने क्या किया, 359 रुपये लगे थे, ऑयल फ़िल्टर लिया था उनसे मैंने, और नॉर्मल जो उन्होंने एयर फिल्टर चेंज किया था, मैंने एयर फिल्टर जानबूझ से चेंज कराया था क्योंकि मुझे ट्रिप पे जाना था, तो 359 वहाँ लगे थे, और मैंने मॉड्यूल का इंजन ऑयल डलवाया था आफ्टर मार्केट। ठीक है। वही 1100 समथिंग का आया था। तो ये बताइए कि सर्विस कॉस्टिंग वगैरह आपको कैसी लगी 250 सीसी के हिसाब से? बेस्ट है, इकोनॉमिकल है? इकोनॉमिकल है, और ज़्यादा मुझे लग रहा है इसका इंजन ऑयल जो बजाज का आता है वो 600 समथिंग का आता है, वो 1300 ml, और आप नॉर्मल इंजन ऑयल भी देखोगे तो उतने का ही आ जाएगा, 1300-1400 ml, तो ज़्यादा वेरिएंस नहीं है। सर्विस कॉस्ट अच्छा है, लेबर कॉस्ट भी सही है उनकी। सही है यार, 600 कुछ रुपये का अगर 1300 ml मिल रहा है, क्योंकि मैंने अपनी एक्सट्रीम में कराई थी, शायद 600 रुपये का उन्होंने 1 लीटर दिया 1 लीटर दिया होगा एक्सट्रीम में। हाँ, तो थोड़ा सा उधर, बट उसकी सर्विस भी सस्ती है। सर्विस कॉस्ट थोड़ा सा सस्ता होगा, उसका लेबर कॉस्ट जिसे कहते हैं पेड सर्विस का, फ्री सर्विस का तो सबका सेम रहेगा। बाकी बात करें सस्पेंशन वगैरह की, तो वो कैसे लगे आपको? हाँ, फ्रंट अब बेस्ट है, मतलब USD फॉर्क है फ्रंट में तो अच्छा है, रियर में थोड़ा स्टिफ साइज में हार्ड, और फ्रंट में सॉफ्ट है। इसके अलावा जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप इसकी सीट वगैरह में आपने कुछ कुशनिंग वगैरह ऐड करवाई थी, तो कैसे रिक्वायरमेंट पड़ी इसकी, मतलब क्यों? मतलब इसका जो है ना सीट थोड़ा सा हार्ड है, स्टॉक जो सीट है, तो इसलिए मैंने इसमें कुशनिंग कराई है, 1 इंच का कुशनिंग कराई है, दोनों फ्रंट एंड बैक दोनों में है। तो इससे क्या मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है, और मैंने लॉन्ग राइड भी किया है, लॉन्ग राइड का भी फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी इस सीट के अकॉर्डिंग। तो अभी आपने कहा जैसे आप इसको ट्रिप पे भी लेके गए हैं, लॉन्ग राइड पे लेके गए हैं, कहाँ लेके गए होंगे ऐसा? मैं दिल्ली से कनातल लेके गया था, 350 किलोमीटर का एक तरफ से था, वन साइड, और उस 350 रिटर्न था। पहाड़ों पे लगभग मैंने 9 आवर्स राइड किया था कंटिन्यू, मैंने ही बाइक चलाई थी, पीछे पिलियन बैठा हुआ था, सिर्फ मैंने बाइक चलाई थी कंटिन्यू 9 आवर्स। तो ये जो सीट आपने अपडेट कराई उसका बेनिफिट आपको मिला? हाँ, वहाँ मिला, अदरवाइज दिक्कत हो जाती? अदरवाइज दर्द हो जाते पूरे। ठीक है, एक बार बाइक पे बैठ के देखते हैं आपकी सीट हाइट वगैरह क्या रहने वाली है। तो भाई इस तरीके से चेक करें, पहले अपनी हाइट बताइए क्या रहने वाली है? मेरी हाइट है 5'5". 5'5". तो भाई की हाइट के हिसाब से देखोगे तो दोनों ही पैर अपना पीछे पंजे उठे हुए हैं, तो यहाँ पे बाइक का वेट ऑलमोस्ट कितना होगा? 167 kg है। 167, ठीक है, मतलब बाइक संभाल सकते सही हैं है, आराम अब से। आदत हो चुकी है।
इसके अलावा बात करें मीटर वगैरह की, तो मीटर वगैरह में जो आपको डिटेल्स वगैरह मिलती हैं प्रॉपर विजिबल रहती हैं? हाँ, धूप में थोड़ा सा दिक्कत होता है। धूप में क्या होता है ना कि विजिबल नहीं होता, बाकी रात में कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव डिस्प्ले है तो धूप में दिक्कत करता है सनलाइट ठीक में। ठीक है, बाकी सब जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, लाइक इसमें 2 एबीएस के मोड आते हैं जहाँ तक मुझे एबीएस आइडिया के है। 3 मोड है तीन। इसमें, रोड, रेन और ऑफ रोड है, 3 मोड है। ठीक है। नॉर्मली मैं रोड पे ही चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि बरसात आजकल स्टार्ट हुई तो आजकल यूज़ हाँ, करना जब स्टार्ट बरसात हुआ। होता है तो मैं रेन में शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट देख सकते हैं, यूट्यूब अकाउंट भी है, इंस्टाग्राम भी है, हाँ, जहाँ सेम से ही अकाउंट है। कॉन्टैक्ट आप इनसे कर सकते हैं। कुछ बात कर लेते हैं मेन चीज़ की, जो कि होती है कमियाँ, ओके। क्योंकि अच्छाइयाँ कंपनी वाले ही बता देते हैं, हर कोई बता देता है। कमियाँ क्या आप फील कर रहे हैं? हाँ, तो कमियों को मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। पहले की वीडियो में मैंने कुछ कमियाँ भी बताई थी, तो अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा 6500 किलोमीटर कल चल चुकी है। तो अभी जो इसमें कमियाँ अभी जो मुझे फील हो रही है कुछ दिनों से, वो है इसका जो गियर है वो फंस रहा है। मतलब गियर शिफ्टिंग के टाइम में फंस रहा है। न्यूट्रल भी बार बार फंस जा रहा है 1 से 2 के बीच में, और नॉर्मल गियर भी फंस रहे हैं। चला रहा हूँ और अचानक रोता हूँ, गियर फंसने का इशू आ रहा है मेरे ये टोटली। रिसेंट स्टार्ट हुआ है? ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ऑलमोस्ट 1 मंथ हुए हैं, अभी सर्विस सेंटर नहीं गया हूँ। दूसरा है, थोड़ा सा नॉइज आ रहा है मुझे लेफ्ट साइड से, यहाँ से इंजन का। ठीक है। अभी वो चेक कराना है इशू क्या है, टैपेड का है, क्योंकि इसमें टैपेड है नहीं, इसमें शिम आता है वो। तो वो सर्विस सेंटर जाऊंगा तो उसका चेक कराऊंगा। तीसरा, मुझे जो अभी तक इसमें फील हुआ है वो थोड़ा सा ना, अब फील ये हो रहा है कि जो फ्रंट टायर है ना, व्हील है, वो हल्का सा ऐसा लगा लूज है। अब वो मे बी हो सकता है शोकर की वजह से हो या टायर की वजह से। ये अभी नोटिस कर रहे हैं आप? हाँ, अभी नोटिस कर रहा हूँ मैं 3 चीज़ों अभी जो मुझे फिलहाल नोटिस हुई है। और यूनिवर्सल प्रॉब्लम जो हमेशा आती है वो क्या है? यूनिवर्सल प्रॉब्लम इसमें अब एज सच कुछ है नहीं, क्योंकि अब आदत बन चुका है इसमें। इसके अलावा कोई भी जो इशू है छोटे मोटे, वो आप नॉर्मली वो रिजॉल्व हो जाते हैं सर्विस सेंटर से। अच्छा, मेजरली वो जो इशू पहले आता था N250 के अंदर के टायर नीचे फंसता था मडगार्ड उसका इंजन नहीं काउल के साथ, वो इशू ठीक है अब नहीं, होता वो है? इशू अभी भी नहीं आता। मैंने सिर्फ यूट्यूब पे एक ही वीडियो देखी है उसका, जो कि मडर गार्ड जो है वो इंजन काउल में फंस गया था, वो जो जल गया था। उसके हाँ। अलावा मेरे साथ वो इशू नहीं आया। हाँ, मतलब ब्रेकर पे थोड़ा सा इंजन काउल लगता है नीचे से। लगता है? हाँ, अगर हाई ब्रेकर है तो। ठीक है जी। तो मतलब वो एक रैंडम केस हो सकता है हाँ, वो एक रैंडम केस हो जो सकता है, ज़्यादा मे भी हो फैल सकता गया। है शोकर में जो यूएसटी फोर्क है उसमें दिक्कत हो, तो ज़्यादा ऊपर हो गया हो। अच्छा, आपने हैंडल भी तो चेंज कराया था? हाँ, हैंडल मैंने चेंज करा रखा है। इसमें मैंने जो चेंजेस करा रखे हैं वो बता देता हूँ अब आपको एक एक करके। अभी मैंने इसमें हैंडल चेंज करा रखा है, पल्सर N150 का हैंडल इंस्टॉल कर रखा है, खुद से करा हुआ है। स्पार्क प्लग, इसमें इरिडियम स्पार्क प्लग इंस्टॉल कर रखा है मैंने। मिरर मैंने स्टॉक हटा के ये नेपोलियन मिरर यूज़ किया हुआ है मैंने। सीट का आपको हमने बता ही दिया, सीट मैंने चेंज करा। बाकी एक क्रैश गार्ड है, ये चेंज करा रखा है, बस ठीक यही है। चेंजेस है इसमें। तो जो चेंजेस आपने कराए, जस्ट लाइक अपना हैंडल चेंज आपने किया है, तो अब कैसा यूसेज है अपना, पहले और आपके बीच में क्या कंपेरिजन मतलब है? स्टॉक हैंडल में का थोड़ा सा मुझे ज़्यादा नीचे झुकना पड़ता था, इसमें थोड़ा स्ट्रेट रहता हूँ, और झुकने की वजह से यहाँ पे दर्द होता था, अपने रिस्ट पे और शोल्डर पे। तो अब वो पेन नहीं होता मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने इस हैंडल से लॉन्ग राइड कंप्लीट कर चुका हूँ, 9 आवर बहुत होते हैं, तो मुझे इतना फेस नहीं हुआ था रिस्ट में और शोल्डर में पेन। ठीक है। इसके अलावा मिरर तो खैर आपकी चॉइस होगी। हाँ, बाकी बात करें और क्या चेंज था अपना? स्पार्क प्लग चेंज करवा रखा है, इरिडियम। स्पार्क प्लग। तो उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ा है आपको? हाँ, थोड़ा सा, मतलब माइलेज देखूँ तो 1 से 1.5 किलोमीटर माइलेज का है, और परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्लाइटली बेटर है। कोल्ड स्टार्ट में बेटर फील होता है। कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट हो रहा है अभी भी? दिक्कत आ रही है? हाँ, आती है कभी कभी। कभी कभी दिक्कत आती कभी है? कभी आती है। क्योंकि रिसेंट डेज में मेरे इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी रील्स आई हैं जिनकी बंदे बताते हैं कि ये इशू सबको आ रहा है। हाँ, कोल्ड स्टार्ट का इशू ना हर बाइक में है, N250 में, इवन N160 में भी है। इसका अब अभी जो मेरे में क्या आ रहा है कि थ्रॉटल बॉडी क्लीन करने पे शायद से ठीक हो जाए। ठीक है। तो लेकिन ये टाइम टू टाइम थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराने का एक अलग से एक्सपेंस आ जा रहा है। हमारा 400 के अप्रोक्स सर्विस सेंटर वाले लेते हैं क्लीन करने के। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा मैं यहाँ पे, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकती है। जो आजकल गन्ने वाला या फिर E20 वाला जो पेट्रोल आ रहा है, उसके यूज़ करने के बाद आपको कुछ फील हुआ, मतलब है कुछ ऐसा मतलब मेरा क्या है ना, अभी जो मुझे थोड़ा सा ना इशू आ रहा है मिसिंग का, मिसिंग का? अब मुझे वो ऐसा लग रहा है कि वो E20 फ्यूल की वजह से है, क्योंकि अभी तक मैंने एक भी बार इस बाइक का फ्यूल टैंक क्लीन नहीं करवाया है। क्योंकि अब जो इशू आ रहे हैं, आपको पता है E20 में कि पानी एक बूंद भी चला जा रहा है तो एथनॉल अलग हो जा रहा है, पेट्रोल अलग हो रहा है। तो अभी जो मेरी बाइक में थोड़ा सा मिसिंग का इशू आ रहा है, मे बी उसी की वजह से हो रहा है वो। ठीक है। बट अब मैंने सोचा है, प्लान किया है कि थर्ड सर्विस में एक बार फ्यूल टैंक क्लीन करवाऊंगा मैं। अच्छा, जैसे मैंने अपनी बाइक में नोटिस किया था, E20 के बाद श्योर हूँ मैं उस बात को लेकर के कि मेरी बाइक का पिकअप कम हुआ है। ड्रॉप हुआ है, मेरा भी हल्का सा हुआ है। ठीक है। और माइलेज? माइलेज तो
सेम ही मतलब लगभग उतना ही है, क्योंकि मतलब 35 दे दी 34 दे रही होगी। 35 34 वही है। मैंने कहा ना स्पार्क प्लग लगा दिया है मैंने इरिडियम, तो मैनेज हो गया वो लगभग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इशू फेस हो रहा है, हाँ। कॉमन पर्सन को हो रहा है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स में है। ठीक है, तो मतलब कि अब ये पूछूं मैं आपसे कि आपको ये 1.5 लाख की पड़ी थी, मान के चलो किसी ने फ्लिपकार्ट से नहीं लिया, एक 65 की ले ली, लेने जा रहा है, तो क्या रिकमेंडेशन है, ले सकता है या फिर कोई हाँ दूसरी बाइक देखे? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि इस रेंज में 2 बाइकें आती हैं अभी, एक NS200 है और एक N250 है, जो कि इस रेंज में आती है। अदरवाइज अगर आप TVS पे जाओगे, अपाची N160 RTR आएगी आपको इस रेंज में। तो इस रेंज में 1.65 के रेंज में ये बेस्ट बाइक रहेगी आपके लिए 250 सीसी के अंडर में। ठीक है, वैल्यू फॉर मनी रहेगा, इसमें आपको माइलेज भी मिलेगा, परफॉर्मेंस भी मिलेगा और लुक भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि भाई देखो 1.5 लाख की मैंने आज से 1 हफ्ते पहले रिव्यू किया हुआ है एक बाइक का, उन्होंने 1.5 लाख का पल्सर N160 लिया था। करेक्ट। और 1.5 लाख में ही आपको मिल रही है 250। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मिलेगी बट माइलेज कम मिलेगा, और परफॉर्मेंस तो मिलेगी लेकिन आपको सर्विस में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 10 से 15% का फर्क पड़ेगा एज कम्पेयर टू 160। क्योंकि जब भी मैंने रिव्यू डाला है ना कि भाई N250 क्यों परचेस करी, तो लोग बोलते हैं भाई N160 लेने गया था, N250 शोरूम वालों ने दे दी। यही होता है, क्योंकि प्राइस का जो डिफरेंस है वो 5 से 7 हज़ार का है, और अगर आप ऑफर वगैरह लगाओगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो N250 आप ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए, पावर चाहिए एंड माइलेज से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो भाई का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, यूट्यूब चैनल भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक बार और आप चेक कर सकते हैं भाई, जस्ट राइड्स N250 जो है अपना रहने वाला है, सेम अपना यूट्यूब अकाउंट भी इसी नाम से रहेगा। तो इस बाइक के रिगार्डिंग कोई भी आपको एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए, बाइक के ओनर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम अकाउंट एंड यूट्यूब चैनल जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा कोई भाई अगर अपनी बाइक या कार का ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहता है, दिल्ली NCR से है, तो भाई हमें कांटेक्ट कर सकता है। हम आपके पास आकर के आपकी बाइक एंड कार का ओनरशिप रिव्यू कंडक्ट कर लेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।